नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानस से आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। बीमार पति को पीठ पर ले जाने का मामला, आखिरकार जीएमसी के 2 कर्मचारियों पर गिरी गाज। सभी जनप्रतिनिधियों का दबाव बढ़ने के बाद सरोपचार अस्पताल में 2 कर्मचारियों को भेजा सख्ती की छुट्टी पर। अमरावती विधान परिषद चुनाव के पहले कांग्रेस उम्मीदवार आईसीयू में दाखिल। चुनाव में घोड़ा बाजार होने का पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर का आरोप। न्यायालय का स्टे ऑर्डर आने के पहले ही महापालिका ने गिराया छाया हॉस्पिटल का अतिक्रमण। डाबकी रोड चौड़ीकरण के लिए की महापालिका ने कार्रवाई। रात के समय लॉज से गिरकर वर्धा निवासी व्यक्ति की मौत। वाशिम के छत्रपति शिवाजी चौक स्थित अलग लॉज की घटना। दुनिया के कल्याण के लिए भगवान महादेव ने पचाया हलाहल, बोले पंडित सुदर्शन शर्मा। गोकुल धाम में आयोजित भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। एक महिला अपने बीमार पति को पीठ पर लाद कर सरोपचार की ओपीडी में ले गई, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने उसकी मदद नहीं की। यह खबर सबसे पहले आरआरसी न्यूज पर प्रसारित हुई थी। इस घटना के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था। इसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों ने जीएमसी प्रशासन को आड़े हाथों लिया था। आखिरकार बढ़ते दबाव को देखकर जीएमसी प्रशासन को 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई करनी पड़ी। एक महिला अपने बीमार पति को पीठ पर लादकर सरोपचार अस्पताल की ओपीडी में ले गई, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने उसकी मदद नहीं की। उल्टा उसे ही वहां उपस्थित कर्मचारी डांटने लगे। इस आशय की खबर सबसे पहले आरआरसी न्यूज पर प्रसारित हुई थी। इस घटना के बाद नागरिकों में रोष निर्माण हुआ था, जिसकी दखल चाहे विधायक साजिद खान पठान हो या भाजपा के विधायक रणधीर सावरकर, शिवसेना के नितिन देशमुख, इतना ही नहीं शिवसेना शिंदे गुट के विधायक बच्चू कडू ने भी अस्पताल प्रशासन को आड़े हाथों लिया था। साथ ही अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा देने वाली स्मार्ट कंपनी पर भी सभी प्रतिनिधियों ने निशाना साधा था। पहले ऐसी घटना घटी नहीं, ऐसी भूमिका लेने वाले जीएमसी प्रशासन को जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। अस्पताल प्रशासन की हो रही बदनामी को देखकर अस्पताल प्रशासन में जांच शुरू कर दी थी। इसके पहले विधायक साजिद खान पठान ने मुंबई में वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुशर्रफ के पास अस्पताल प्रशासन की शिकायत कर वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की थी। आज इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई हुई, इसकी समीक्षा करने विधायक साजिद खान पठान सरोपचार अस्पताल पहुंचे थे। तब उपस्थित डीन संजय सोनू ने इस मामले में कर्मचारियों की गलती होने की बात कबूल करते हुए 2 कर्मचारियों को निलंबित करने की जानकारी दी तथा अन्य दोषियों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया। दुर्दैवी आहे, आम्हाला त्याच्याबद्दल फार वाईट वाटलं, कारण आम्ही वर्षभर डॉक्टर्स लोक मेहनत करतो आणि त्याचं जर फळ आम्हाला वारंवार हा 3-4 प्रकार संस्थेच्या आवारात घडला, त्याच्यामुळे संस्थेची आणि जिल्ह्याची फार बदनामी झाली। त्याचं निश्चितच वाईट आहे, आम्हाला त्याचा खेद वाटतो। डॉक्टर लोकांच्या वतीने ही घटना व्हायला नको होती, कोणाचं लक्ष होतं नव्हतं ते आम्ही चौकशी सिद्ध केलं। त्याच्यात जे गुन्हेगार सिद्ध झाले, आता ज्याचा त्याच्यात सहभाग होता त्या कर्मचाऱ्याला मी 2 महिने सक्तीच्या रजेवर पाठवत आहोत आणि त्याच्यामध्ये बाकीच्या ज्या काही इन्व्हॉल्वमेंट आहे शासनाशी आम्ही चर्चा करून त्यांची बदलीसुद्धा आम्ही प्रस्तावित करण्याच्या विचारात आहोत। किती लोक आहेत? त्याच्यामध्ये 1 कर्मचारी इन्व्हॉल्व जो आहे मेन समोर दिसत त्याला मी सक्तीच्या रजेवर पाठवत आहे। त्याचं नाव आहे शंकर कृष्णा गजबी त्याचं नाव आहे। त्याला मी सक्तीच्या रजेवर 2 महिन्याच्या पाठवत आहोत आणि बाकीचे जे काही इन्व्हॉल्व आहेत त्यांची चौकशी तातडीने करून आम्ही त्यांना सुद्धा शासनाकडे त्यांना वर्ग करत आहोत। वहीं ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, ऐसा आश्वासन अस्पताल प्रशासन द्वारा दिया गया है। नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, यही हमारा उद्देश्य है। आगे जांच में दोषियों पर भी कार्रवाई होगी। अस्पताल प्रशासन को लेकर कोई गलत धारणा न रखे, ऐसी प्रतिक्रिया विधायक साजिद खान पठान ने दी। सख्ती की रजा पे 2 महीने की सख्ती की रजा पे उनको भेज रहे हैं
और भी लोगों पर कार्रवाई करके जो विभागीय चौकसी के अंदर चौकसी बैठाएगी, उसके अंदर बहुत से लोग निलंबित होने वाले हैं, कुछ लोग सस्पेंड भी हो सकते हैं। ऐसी जानकारी यहाँ पर डीन साहब ने दी। और बस मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अकोला की जनता को कहना चाहता हूँ कि जो घटना हुई थी वो घटना के ऊपर यहाँ एक्शन हुआ है। जो लोग काम कर रहे थे, जो वार्ड बॉय थे, उनको यहाँ पे सख्ती की रजा में भेजा गया है। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। आप जीएमसी को लेके ऐसी कोई धारणा ना पैदा करें। यहाँ पे अगर गलतियां होती है तो काम भी होता है, थोड़ा सहयोग करें सब मिलकर। गलतियां इंसान से होती है, जिसने गलती की थी उसको सजा भी मिल गई। आइंदा डीन साहब ने और पूरे डॉक्टरों ने मिलकर, पूरे स्टाफ ने मिलकर वादा करा कि ऐसी घटना हम दोबारा नहीं होने देंगे। इस बात की उन लोगों ने गवाही दी। कितने लोगों पर कार्रवाई की? यहाँ पे उन्होंने अभी 2 लोगों पे कार्रवाई की, जो 2 वार्ड बॉय थे। वहां पे सुरक्षा कर्मियों की उन्होंने लिस्ट बनाई है, उसके अंदर सुरक्षा कर्मियों के ऊपर भी कार्रवाई होने वाली है। लेकिन आज की मीटिंग के अंदर 2 लोगों पे सख्ती की रजा में भेजने की उन्होंने कार्रवाई की। अमरावती स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में अब एक अलग ही मोड़ आया है। कांग्रेस तथा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हर्षजीत देशमुख चुनाव के 1 सप्ताह के पहले ही अस्पताल में दाखिल होने के बाद विविध तर्क वितर्क लग रहे हैं। जहां इस चुनाव में महायुति के उम्मीदवार जादू करेंगे, ऐसा वक्तव्य पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने किया था, वहीं चुनाव में भाजपा घोड़ाबाजार कर रही है, ऐसा सीधा आरोप कांग्रेस की पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने लगाया। राज्य में विधान परिषद चुनाव प्रक्रिया जारी है। इस बीच विधान परिषद चुनाव को निर्विरोध कराने के लिए भाजपा दबाव की नीति अपना रही है, ऐसा आरोप विरोधी दल कर रहा है। एक दिन पहले भाजपा के दबाव के आरोप को राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने निराधार ठहराया है। अमरावती विधान परिषद चुनाव में निश्चित ही जादू होगा, क्योंकि हमारे उम्मीदवार प्रवीण पोटे जादूगर है, ऐसी वक्तव्य उन्होंने किया था। बजोरिया कुठे उमेदवार होते, कुठं आले, अर्धबाद झाला, त्यांच्यामुळे झाला। काय संबंध आमचा आहे की आम्ही निवडणूक आयोगाचे टप्पे मारले का? काही बोलतात। प्रवीण पोटे हे आतापर्यंतच्या सर्व निवडणुकीचा इतिहास तोडून निवडून येणार आहे, आणि त्यामुळं कोणी असा विचार करू नये, कोणी लढलं असतं कोणी तरी प्रवीण पोटे हे प्रचंड बहुमताने विजय झाले असते। कशाला त्या ठिकाणी या गोष्टी आता करायच्या? हा बाद झाला। गेल्या वेळी प्रवीण पोटे यांना काँग्रेसचे जे 117 मत होते त्यापैकी 100 मताच्या वर पदवी मी सांगितलं ना की प्रवीण पोटे हे सर्व इतिहास तोडून, सर्व इतिहासाचे विक्रम मोडून निवडून येतील। तसेच ते कलाकार व्यक्तिमत्व आहे, त्यामुळं त्यांना काही सांगायची गरज नाही, मला काही सांगायची गरज नाही। निश्चितपणे एक चांगला मोठा विजय अमरावतीमध्ये होईल। येत्या काळात काय नेमक्या कलाकारा पाहायला मिळतील? येत्या काळात काय नेमक्या कलाकारा पाहायला मिळतील? सर्व समावेशक उम्मीदवार आहे प्रवीण पोटे। पालक मंत्री के इस वक्तव्य के दूसरे ही दिन कांग्रेस तथा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हर्षजीत देशमुख एंड प्रचार के दिनों में आईसीयू में भर्ती होने की खबर सामने आई है। वैसे भी पिछले 2-3 दिनों से वह प्रचार में एक्टिव नहीं थे। यह देख अमरावती विधान परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में संभ्रम निर्माण हुआ है। इस चुनाव में भी भाजपा द्वारा घोड़ा बाजार किया जा रहा है, ऐसा स्पष्ट आरोप पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने लगाया। वहीं दूसरी ओर अमरावती विधान परिषद चुनाव में नामांकन पत्र खारिज किए जाने के मामले में उम्मीदवार रहे विप्लव बाजोरिया ने मंगलवार को देश की सर्वोच्च अदालत में दायर अपनी याचिका औपचारिक रूप से विड्रॉल किए जाने की जानकारी सामने आई है। कांग्रेस का उम्मीदवार बीमार होने से अब केवल वंचित बहुजन के उम्मीदवार डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा महायुति के कद्दावर उम्मीदवार प्रवीण पोटे पाटिल को कितनी चुनौती देते हैं, इस ओर सभी की निगाहें टिकी हैं। नाही, आता आज तुमच्या सर्वांच्या माध्यमातूनच कळलं की ते कोणत्या तरी खाजगी रुग्णालयामध्ये ॲडमिट आहे, आयसीयू मध्ये आहे, आणि आयसीयू मधनं ते इंटरव्ह्यू देऊन राहिलेले आहेत। म्हणजे आता ही चीड येण्यासारखी गोष्ट नाही आहेत का? विड्रॉलच्या दिवशी आमची त्यांची पहिल्यांदा भेट झाली, त्यांना निवडणूक लढायची होती, ते आले आमच्यापाशी, त्यांनी घेतला बी फॉर्म लावला, आणि त्या ठिकाणी आता तेच ॲडमिट झालेत। म्हणजे घोड बाजारे काय आहे हा कारभार? कोट्यवधी रुपयाचा याच्यामध्ये व्यवहार झालेला आहे असंही आम्हाला कळतंय। आणि जर इतका कोट्यवधी रुपयांचा जर व्यवहार होतो आणि एवढे कॅश जर इकडची तिकडे आणि तिकडची इकडे होते, तर आदरणीय देवेंद्रजी काय करतायत? प्रदेश अध्यक्ष जसं सांगतील तसं आम्ही करू। वंचितला पाठिंबा देण्याची जे प्रदेश अध्यक्ष सांगतील तसं आम्ही करू।
शहर के डाबकी रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है, लेकिन रास्ते पर किया गया अतिक्रमण इसमें रोड़ा बन रहा है। कुछ अतिक्रमण धारक कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय जा रहे हैं, लेकिन न्यायालय का आदेश आने के पहले ही महापालिका द्वारा अतिक्रमण ध्वस्त किया जा रहा है। शहर के डाबकी रोड विस्तारीकरण का कार्य पिछले कई दिनों से जारी है। बारिश के दिनों में इस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते अब इस रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है। इस रास्ते के चौड़ाईकरण के लिए इस रास्ते पर परिसर के नागरिकों द्वारा किया गया अतिक्रमण रोड़ा बन रहा है, जिसके चलते रास्ते का काम कछुआ गति से चल रहा है। रास्ते का काम तेजी से करने के लिए महापालिका की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इस कार्रवाई से जो अधिकृत बांधकाम धारक है उन्हें भी कार्रवाई का शिकार होना पड़ रहा है। डाबकी रोड परिसर स्थित छाया हॉस्पिटल का अतिक्रमण आज हटाने की कार्रवाई महापालिका ने की। हालांकि इसके पहले ही छाया हॉस्पिटल के संचालक द्वारा न्यायालय में कार्रवाई रोकने की याचिका दायर की गई थी। आज इस याचिका पर सुनवाई होना तय था, लेकिन इसके पहले ही महापालिका के संबंधित विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की जल्दी की गई। ऐसा आरोप छाया हॉस्पिटल के देशमुख दंपति द्वारा लगाया गया। उन्होंने कहा कि इतने साल से महापालिका हमसे टैक्स वसूल रही है। बिल्डिंग का नक्शा अधिकृत होने के बाद भी उन्होंने कार्रवाई की। हमने उन्हें लाख समझाया कि कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है, कोर्ट जो भी फैसला देगा वह हमें मंजूर होगा। ऐसा कहने के बाद भी उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। महापालिका की यह कार्रवाई अन्यायकारक होने का उन्होंने आरोप लगाया। मी डॉक्टर छाया देशमुख 30 वर्षापासून डाबकी रोड येथे राहते आहे आणि छाया हॉस्पिटल हे माझंच आहे। त्याच्यावर माझा रेसिडेन्स आणि मध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र आहे। 30 वर्षापासून आम्ही महानगरपालिकेचा टॅक्स भरतो आहे आणि मंजूर नकाशाप्रमाणे सर्व बांधकाम झालेलं आहे, परंतु 2 रूम ह्या एक्स्ट्रा बांधल्या तर त्यानुसार आम्ही टॅक्स पण पेड करतो आहे। 2 वर्षापासून हे प्रकरण चालू असताना की हे 2 ज्या रूम आहेत त्या अनधिकृत आहेत हे त्यांना म्हणायचं आहे आणि त्या 2 रूम एक्स्ट्रा बांधल्या त्यासाठी, परंतु त्यांना रुंदीकरणासाठी जागा पाहिजे, रोड वाईडनिंगसाठी जागा पाहिजे, त्यामुळे तुमच्या ह्या 2 रूम अनधिकृत आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे, जे की 30 वर्षापासून आम्हाला कधीच त्यांनी बोलले नाही आणि आता मात्र त्या रोड वाईडनिंगसाठी तुमची जागा आम्हाला पाहिजे आणि त्यासाठी ह्या 2 रूम आम्हाला पाडून पाहिजे। आम्ही त्यानुसार कोर्टात गेलो, कोर्टात प्रकरण चालू आहे। कोर्टात न्यायप्रविष्ट प्रकरण असताना आम्ही त्याला वारंवार विनंती करत होतो की न्यायप्रविष्ट असताना आपण हे कार्य करू नका। जर कोर्टाचा आमच्या विरोधात निर्णय लागला तर आम्ही ते पाडून द्यायला तयार आहे आणि तुम्हाला जागा द्यायला तयार आहे, परंतु जर कोर्टाची निगेटिव्ह ऑर्डर आली तर मात्र मग आम्ही ते करू शकणार नाही। तरीही कोर्टात न्यायप्रविष्ट प्रकरण असताना कोर्टाच्या न्यायाची किंवा ऑर्डरची वाट न पाहता आज स्टे ऑर्डर होती, त्यांना सांगितलं की 3 वाजेपर्यंत स्टे, जो काही निर्णय ऑर्डर होईल कोर्टाचा तो आज होईल, 3 वाजेपर्यंत तुम्ही थांबा, कारण अर्जंटली त्यांनी 8 तारखेला हे प्रकरण हाती घेतलेलं आहे कोर्टाने आणि 23 जून तारीख असताना सुद्धा त्यांनी 8 जूनला हे प्रकरण हाती घेतलं आणि काल ही ऑर्डर होणार होती, कालही त्यांचे वकील आले नाही, त्यामुळे आज परत त्यांना कमिशनर आणि वकील महानगरपालिकेचे यांना नोटिसेस इश्यू झाल्या आणि आज ती ऑर्डर होणार होती, पण त्या ऑर्डरची 3 वाजेपर्यंत सुद्धा वाट न पाहता आम्ही वारंवार विनंती करून सुद्धा त्यांनी तोडफोड आमची सुरू केली आणि पूर्ण त्यांनी डिमॉलिश केलेलं आहे। म्हणजे आम्हाला असं वाटतं की जर न्याय मागायचा असेल तर आपण न्यायालयात जातो, परंतु न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता जर ती दादागिरी होत असेल तर मग आम्ही जायचं कुठे। ज्यावेळेस बांधकाम सुरू केलं आमच्या हॉस्पिटलचं त्यावेळेस त्यांना 127ची नोटीस दिलेली होती, जी की त्यांना रोड वाईडनिंगसाठी जागा सोडण्यासाठी आम्ही अगोदरच सांगितलं जर तुम्हाला जागा पाहिजे असेल तर आम्ही अगोदरच ही जागा सोडू, पण त्याचं कुठलंही उत्तर त्यांनी दिलं नाही आणि ही 1992 मध्ये आम्ही ती नोटीस दिलेली आहे।
पण त्याच्यानंतर कुठलीच कार्यवाही केलेली नाही. दर वर्षाला टॅक्स नियमित आम्ही भरतो आहे, तेव्हाही आम्हाला काहीच बोलले नाही. पण आता जेव्हा रोड वाईडनिंगचं काम सुरू झालं त्यावेळेस मात्र त्यांनी आम्हाला हे अनधिकृत आहे असं म्हणणं सुरू केलं आणि त्या प्रकरणासाठीच आम्ही कोर्टात गेलो. परंतु कोर्टाच्या निर्णयाची वाट न पाहता त्यांनी हा निर्णय घेतला आणि आमचं सर्व तोडफोड सुरू. मैं डॉक्टर डी.के. देशमुख, मिसेस छाया देशमुख का हस्बैंड हूँ और इस संदर्भ में अभी जो मैडम ने बोला उसमें से कुछ मुद्दे जो बाकी थे उसको मैं खाली दोहराना चाहता हूँ. एक तो सबसे पहली बड़ी बात, अतिरिक्त बांधकाम, ये जो उनका 2 साल से कहना था वो बेसिकली उसमें कोई तथ्य नहीं, क्योंकि उनको रोड वाइडनिंग के लिए जगह होना था. हमारी प्राइवेट जगह है जो कि करीब 350 स्क्वायर फुट आती है. तो उस सिलसिले में उन्होंने एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट करके हमारे साथ में एग्रीमेंट करना ज़रूरी था. उसका जो कॉम्पेंसेशन है वो कॉम्पेंसेशन देना ज़रूरी था, लेकिन उस सब लीगल चीज़ों को बाईपास करके उन्होंने सडनली प्रकरण न्याय प्रविष्ट रहते हुए और आज उसमें स्टे की ऑर्डर होने के लिए ड्यू थी, बावजूद इसके उन्होंने आज एकाएक 11 बजे से आके अभी तक उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई चालू है, जबकि कोर्ट में प्रकरण हियरिंग चालू है, उसकी ऑर्डर के लिए प्रकरण रखा हुआ है. उसका वेट न करते हुए उन्होंने आज वो तोड़फोड़ की कार्रवाई की. इस सिलसिले में बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, जिसमें बिना जमीन मालक के अनुमति के बिना और बिना उसको मुबदला दिए बिना इस प्रकार की कार्यवाही को अवैध ठहराते हुए संबंधित लोगों पर फौजदारी दाखिल करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दिए गए हैं. और ये जो सब कार्रवाई है ये टोटली इलीगल है. और इस सिलसिले में आगे अब उसमें जो भी मानहानि, नुकसान भरपाई, ये जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, वो हम जरूर कोर्ट में ही उसका पाठ पुरावा करेंगे और न्याय मिलाएंगे. वाशिम शहर के शिवाजी महाराज चौक इलाके में आज सुबह एक लॉज से गिरकर एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत होने की घटना सामने आई है. मरने वाले का नाम आशीष बाबाराव शेलके बताया जा रहा है, जो वर्धा जिले का रहने वाला था. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. वर्धा जिले के 4 से 5 लोग किसी काम से वाशिम शहर के शिवाजी चौक परिसर स्थित अलग लॉज में रुके हुए थे, लेकिन रात में नशे में धुत मृतक आशीष शेलके लॉज के समीप लगे टीन पर चला गया और 25 से 30 फीट नीचे स्लैब पर जाकर गिर गया. हादसे में उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मृतक के साथ लॉज में जो उसके दूसरे साथी थे उन्हें भी इस बारे में कोई पता नहीं चला, लेकिन आज सुबह जब उसकी तलाश की गई तो वह पास के स्लैब पर खून से लथपथ अवस्था में मरा हुआ दिखाई दिया. घटना से परिसर में एक ही खलबली मच गई थी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला सामान्य अस्पताल भेज दिया गया. इस घटना की वाशिम शहर पुलिस आगे की जांच कर रही है. हालांकि इस घटना से इलाके में खलबली मच गई है. समुद्र मंथन के दौरान देवता और दानव के बीच लड़ाई देखने को मिली. देवता और दानव अमृत का अपना हिस्सा पाने के लिए आमने सामने खड़े हो गए. शुरुआत में हजारों टन जहर निकला. सवाल उठा कि इस जहर का क्या किया जाए. देवता ब्रह्मा जी को लेकर भोले शिव के पास गए. शिव ने पार्वती की इजाजत लेकर जहर पी लिया. दुनिया की भलाई के लिए जहर को अपने गले में रखने की वजह से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, ऐसा कथावाचक पंडित सुदर्शन जी शर्मा ने शिव की तारीफ कहते हुए कहा. स्वर्गीय पुंडलिकराव बंकटराव उपाख्य अन्ना साहेब देशमुख की स्मृति में देशमुख परिवार द्वारा आयोजित भागवत कथा का चौथा पुष्प आज पिरोया गया. प्रारंभ में यजमान पंकज देशमुख, सौ ऋतुजा देशमुख, सौ कल्पनाताई देशमुख ने भागवत ग्रंथ का पूजन किया और कथावाचक पंडित सुदर्शन जी शर्मा शास्त्री का स्वागत किया. सौ नैनाताई देशमुख ने परिचय दिया. दोपहर में वामन अवतार का दृश्य प्रस्तुत किया गया. समुद्र मंथन से विष, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, घोड़ा, कौस्तुभ, मणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा, चंद्रमा, पारिजात, शंख, लक्ष्मी, धन्वंतरी और अमृत निकले. दैत्यों ने अमृत कलश चुरा लिया. तब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया. इधर दैत्य आपस में लड़ने लगे. मोहिनी देवताओं को अमृत पिलाने लगी. फिर शक के कारण राक्षस स्वरभानु चांद और सूरज के बीच बैठ गया
वह कुछ अमृत पी पाया। इस तरह राहु केतु बन गया। पंडित सुदर्शन जी शर्मा ने बताया कि इसका संबंध सूरज और चांद के ग्रहण से है। माला पड़ी ब्रह्मचारी का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरिया नाचता हरला से आंगन दाट भैयासत नाचत, हरला से घनघाट भैयासत नाचत, हरला से आंगन दाट भैयासत नाचत। पंढरपूर दरबारा, पंढरपूर दरबार, पंढरपूर दरबारा, पंढरपूर दरबार। संत मिळाले अपार, संत मिळाले अपार, संत मिळाले अपार, संत मिळाले अपार। हरिनामाचा गजरा भैयासता नाचत, हरिनामाचा गजर भैयासत नाचत, हरिनामाचा गजर भैयासत। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और एक मन, इन 11 इंद्रियों को अपने वश में रखने का नाम है एकादशी। एकादशी के दिन तो डबल खाते हैं लोग। भागवत कथा के दौरान हर दिन धार्मिक प्रस्तुति दिखाई जा रही है। मंगलवार रात को नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप के वध का सीन दिखाया गया। बुधवार दोपहर को वामन अवतार का सीन दिखाया गया। वृंदावन से आए परमेश्वर दास जी यह सभी धार्मिक प्रस्तुतियां पेश कर रहे हैं। भगवान नरसिंह की वेशभूषा उन्होंने धारण की थी। दर्शकों को यह सीन बहुत पसंद आ रहे हैं। अकोला के मशहूर डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, आर्थराइटिस, माइग्रेन जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज करवाकर मरीज अब स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। एडवांस होम्योपैथी के इलाज से अब तक हजारों मरीजों को बहुत फायदा हुआ है। पिछले 40 सालों से डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में शरीर की सभी बीमारियों का पूरा और सफल इलाज किया जाता है। जिन मरीजों को दूसरी जगहों पर इलाज करवाने के बाद भी कोई फर्क नहीं दिखा है, उन्हें एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए मरीज और उनके रिश्तेदार मोबाइल नंबर 9175957129 या 9130016129 पर कांटेक्ट कर सकते हैं अथवा naikhomeopathy.com पर भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हुई एक महिला मरीज आरती ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि नाइक होम्योपैथी में आने से पहले वह मोटापा की समस्या से परेशान थी। वजन बढ़ने से उसे नींद न आने की समस्या भी निर्माण हो गई थी। उसका उत्साह भी कम हो गया था। उसने बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयां ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन नाइक होम्योपैथी में एडवांस होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने के 3 महीने बाद उसे बहुत फायदा हुआ। अब उसका वजन 6 किलो कम हुआ है। अब वह हल्का महसूस कर रही हैं। इस ट्रीटमेंट से पूरी तरह खुश हूं, ऐसी प्रतिक्रिया उसने दी। काय नाव मॅम आपलं? आरती संदीप। काय त्रास होतो तुम्हाला? मला लठ्ठपणा हां, आणि झोप नव्हती येत, अच्छा उत्साह नव्हता वाटत। अच्छा. नाईक होम्योपॅथीमध्ये किती दिवस झाले उपचार करून राहिले? 3 महिने। अच्छा. काय काय फरक पडला तुम्हाला 3 महिन्यात? 3 महिन्यामध्ये माझं वजन कमी झालं, किती कमी झालं? 7 किलो। अच्छा. आणखी? आणखी उत्साह थोडासा वाटत आहे आता अच्छा आणि थोडं चांगलं वाटत आहे अच्छा. पहिल्यापेक्षा। नाईक होम्योपॅथीच्या औषधाने तुम्ही समाधानी आहात? हो, किती टक्के समाधान आहे तुम्हाला? 50% आली समाधान। धन्यवाद. पारंपरिक खेलों का संवर्धन समय की जरूरत है। पारंपरिक खेलों को जतन करने का जय बजरंग व्यायाम स्कूल का काम तारीफे काबिल है। इन शब्दों में अकोला के वन संरक्षक सुमन सोलके ने अपने विचार व्यक्त किए। वह जय बजरंग व्यायामशाला द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन निवासी छात्र व खिलाड़ियों के शिविर समारोह समापन कार्यक्रम में बोल रहे थे।
बदलते समय में जहां पारंपरिक खेल और आउटडोर खेल धीरे धीरे पुराने होते जा रहे हैं, वहीं जय बजरंग व्यायाम स्कूल उन्हें बचाने और संवारने का काम कर रहा है। अकोला के वन संरक्षक सुमंत सोलंकी ने कहा कि एक काबिल और स्वस्थ पीढ़ी बनाने के लिए छात्रों को अलग अलग खेलों की ट्रेनिंग देने का यह काम बहुत तारीफ काबिल है। वे जय बजरंग माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, जय बजरंग व्यायामशाला केंद्र कुंभारी तथा जिला क्रीड़ा कार्यालय द्वारा मिलकर आयोजित 10 दिन के ग्रीष्मकालीन निवासी शिविर के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष नारायण गावंडे ने की। इस अवसर पर क्रीड़ा उपसंचालक गणेश जाधव, माध्यमिक उपशिक्षा अधिकारी सुभाष भालेराव, संस्था के संचालक प्रकाश भाऊ बिडकर, जय बजरंग व्यायाम स्कूल के जिला प्रमुख गजानन राव महसने, चंद्रभान अटकरे, सदानंद जाधव, श्रीकृष्ण बिडकर, शत्रुघ्न बिडकर, सदानंद जाधव, बालासाहेब अटकरे, श्रावण नाटकर, पवन जाधव आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर माध्यमिक उपशिक्षा अधिकारी सुभाष भालेराव ने अपने भाषण में जय बजरंग माध्यमिक विद्यालय और जय बजरंग व्यायाम स्कूल के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि व्यायाम स्कूल के माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, संस्कृति, कौशल, टीम भावना और सहयोग की भावना का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस शिविर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों में छिपे गुणों को उजागर कर ज्ञान, कला और खेल कौशल विकसित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों के युवाओं में फिजिकल फिटनेस, अनुशासन और देश की भावना जगाने के मकसद से व्यायाम स्कूल की स्थापना की थी। उनकी प्रेरणा से कई एथलीट्स ने स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सफलता हासिल की है। स्वर्गीय तुकाराम भाऊ बिडकर के काम की विरासत को आगे बढ़ाते हुए संचालक प्रकाश भाऊ बिडकर के मार्गदर्शन में आयोजित 10 दिवसीय निवासी शिविर जोश भरे माहौल में संपन्न हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी, अभिभावक, कोच और व्यायाम स्कूल के पदाधिकारी मौजूद थे। समापन कार्यक्रम में शिविर के छात्रों ने धनुर्विद्या, नेटबॉल, थ्रोबॉल, योगासन, लेजिम, मलखाम, लाठी काठी, रस्सी, मलखाम, साइकिल, मलखाम, योग, प्राणायाम, कवायत और जुम्बा डांस समेत कई खेलों के रोमांचक प्रात्यक्षिक पेश किए। छात्रों की शानदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस ग्रीष्मकालीन शिविर के जरिए ग्रामीण छात्रों में से नेशनल स्तर के खिलाड़ी तैयार करने का काम लगातार चल रहा है और इस पहल की हर स्तर पर तारीफ हो रही है। इस शिविर की सफलता के लिए संचालक प्रकाश भाऊ बिडकर, जय बजरंग व्यायाम स्कूल के कोच, प्रिंसिपल, टीचर, प्राध्यापक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अथक प्रयास किया। ग्रीष्मकालीन शिविर का प्रास्ताविक प्राचार्य शत्रुघ्न बिडकर ने किया, जबकि संचालन प्राध्यापक श्रीराम पालकर ने किया। जुलै 1977ला स्थापन झालेली जय बजरंग व्यायामशाळा केंद्र कुंभारी स्वर्गीय तुकाराम बिडकरांनी ही जी व्यायामशाळा सुरू केली, त्याचा मुख्य उद्देशच होता ग्रामीण आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मिळावं आणि या दृष्टीनं सुरू केल्यानंतर तब्बल 20 वर्षानंतर हे शिबिर या जय बजरंग व्यायामशाळेच्या परिसरामध्ये आज घेतलेलं आहे। जवळजवळ 180-85 विद्यार्थी असून हे निःशुल्क ग्रीष्मकालीन शिबिर असून यामध्ये कबड्डी, धनुर्विद्या, मलखांब, योगा, नेटबॉल, सॉफ्टबॉल सारख्या अनेक चांगल्या खेळाबरोबरच आत्मसंरक्षण प्रशिक्षणाचे धडे यामध्ये दिले गेले आणि लवकरच ग्रामीण भागातील व्यायामाला प्रसार म्हणून ही व्यायामशाळा विदर्भामध्ये आता लवकरच एक दौरा काढून विदर्भातील अनेक ठिकाणी व्यायामशाळा सुरू होतील आणि व्यायाम प्रशिक्षणाचं काम सुरू करेल। अतिशय चांगल्या प्रकारचं शिबिर केलेलं आहे आणि चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद पालकांनी सुद्धा दिला आणि निःशुल्क असं हे शिबिर मागील 10 दिवसापासून ग्रीष्मकालीन क्रीडा प्रशिक्षण शिबिराचं आयोजन या जय बजरंग विद्यालयाच्या प्रांगणात अतिशय उत्साहामध्ये संपन्न झाले। या शिबिरामध्ये दररोज दोन्ही सत्रामध्ये खेळ त्याचबरोबर आत्मसंरक्षणाचे खेळ शिकवण्यात आले। आज मला या ठिकाणी गर्वानं सांगावंसं वाटते की मी या अमरावती विभागाचा उपसंचालक जरी असलो तरी या व्यायामशाळेचा एक माजी विद्यार्थी आहे आणि या व्यायामशाळेतून गुरुवारी तुकाराम भाऊ यांच्या मार्गदर्शनाखाली हजारो मुलं राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय तयार झाले। राष्ट्रपती पुरस्कार, शिवछत्रपती पुरस्कार असा हा फार मोठा प्रवास या संस्थेने पूर्ण केलेला आहे। आज भाऊचं काम प्रकर्षाने प्रकाश भाऊ बिडकर या ठिकाणी पाहत आहेत। 10 दिवस परिश्रम जीव ओतून शिबिर यशस्वी
या संस्थेचा विद्यार्थी म्हणून आणि उपसंचालक म्हणून या संस्थेकरता भविष्यामध्ये जे काही शिबिर होतील, व्यायामप्रसारक दौरे होतील त्याकरता क्रीडा विभाग या संस्थेच्या पाठीमागे भक्कम उभा राहील. जी काही मदत या ठिकाणी केल्या जाईल. हे विद्यार्थी जे 10 दिवस प्रशिक्षण घेतलं यामधून पुढे भविष्यात राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळाडू. शादी का झांसा देकर अमरावती निवासी सागर ठाकरे नामक युवक ने एक महिला का कई दिनों तक यौन शोषण किया. जब शादी की बात निकली तब युवक ने मुंह फेर लिया. इसके बाद पीड़िता ने सिविल लाइन पुलिस थाने में अपराध दाखिल करने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. मिली जानकारी के मुताबिक अमरावती के रहने वाले आरोपी सागर विलास ठाकरे ने पीड़िता से शादी का झूठा वादा किया था. शादी का झूठा वादा कर उसने सिविल लाइंस थाने की हद में कई सालों तक पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका यौन शोषण किया. कुछ दिन पहले जब पीड़िता ने सागर से शादी का वादा पूरा करने की मांग की तो आरोपी ने शादी करने से साफ मना कर दिया. धोखा महसूस होने पर पीड़िता पुलिस के पास पहुंची. पीड़िता की शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाने की महिला पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कदम उठाते हुए आरोपी सागर ठाकरे के खिलाफ विविध धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया. केस दर्ज होते ही सिविल लाइंस पुलिस ने तुरंत आरोपी सागर ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद उसे आगे की जांच और पुलिस कस्टडी लेने के लिए कोर्ट में पेश किया गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. अमरावती शहर के गोपाल टॉकीज परिसर स्थित एक बंद घर में अज्ञात चोरों ने चोरी करते हुए 4 लाख रुपयों का माल पार कर दिया. घटना से परिसर में एक ही खलबली मच गई है. इस घटना की जांच राजापेट पुलिस कर रही है. जिस घर में चोरी हुई वह परिवार पुणे गया था, जिसके चलते चोरों का प्लान कामयाब रहा. जानकारी के मुताबिक शहर के गोपाल टॉकीज परिसर के एक बंद घर में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है. अज्ञात चोरों ने बंद घर में घुसकर 4 लाख रुपए का कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया. इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है. मिली जानकारी के मुताबिक गोपाल टॉकीज परिसर में रहने वाले मंगेश रामेश्वरराव उबाले अपने परिवार के साथ पुणे गए थे. इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोर उनके घर में घुस गए. चोरों ने घर से 25,000 रुपए नगद तथा कुछ सोने के आभूषण, इस तरह कुल 4 लाख रुपए का माल पार कर दिया. उबाले परिवार घर लौटने के बाद चोरी की घटना उजागर हुई, जिसकी जानकारी तुरंत राजापेट पुलिस स्टेशन को दी गई. इस मामले में राजापेट पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम लगाई गई है. शहर में सेंधमारी की बढ़ती घटनाओं के कारण नागरिक चिंता जता रहे हैं. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घर बंद रख बाहर जाते समय जरूरी सुरक्षा उपाय करें. रेलवे स्टेशन की पार्किंग में आप वाहन पार्क कर बाहर गांव जाने की सोच रहे हो तो आपको अपनी जिम्मेदारी पर वाहन पार्क करना होगा. अगर आपके वाहन की कोई तोड़फोड़ हुई हो तो इसका कोई जुर्माना नहीं मिलेगा. ऐसी ही एक घटना रेलवे स्टेशन की पार्किंग में सामने आई है. यह देख पार्किंग में वाहन खड़े करना या नहीं, यह बड़ा सवाल निर्माण हो रहा है. अकोला जंक्शन बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन है. रोजाना हजारों लोग अप डाउन करते हैं. रोजाना सैकड़ों यात्री अपने वाहन स्टेशन परिसर के पार्किंग में पार्क करते हैं, जिसके लिए संबंधित ठेकेदार यात्रियों से पैसे लेता है. यदि वाहन वैध पर्ची वाली पार्किंग में खड़ा रहता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होती है. लेकिन अकोला में ऐसा नहीं है. ऐसा ही एक वाकया सामने आया है. जयपाल नामक एक व्यक्ति किसी काम से मुंबई गया था. तब उसने अपना दोपहिया वाहन रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ा किया था. जब 2 दिन के बाद वह वापस लौटा तब उसे अपनी गाड़ी की तोड़फोड़ हुई दिखाई दी. उसने इस बारे में पार्किंग चलाने वाले ठेकेदार से संपर्क किया. तब उसे नुकसान भरपाई देने से संबंधित ठेकेदार ने इनकार कर दिया. हालांकि देखा जाए तो पार्किंग में खड़े वाहन की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होती है. बावजूद इसके गाड़ी का नुकसान होने के बाद भी संबंधित ठेकेदार नुकसान भरपाई देने से मना कर रहा है. वाहन पार्किंग के जरिए पार्किंग ठेकेदार हर महीने लाखों रुपए कमा रहा है. बावजूद इसके यात्रियों को सुविधा देने के बजाय यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है. पार्किंग में वाहन खड़े करने के लिए ना शेड की व्यवस्था है और ना ही सीसीटीवी कैमरों की और ना ही अग्निरोधक यंत्र की. फिर भी ठेकेदार महीने लाखों कमाने के बाद भी गाड़ी की टूट फूट होने पर भी नुकसान भरपाई नहीं दे रहा है. यह बड़ी आश्चर्य की बात है.
रेलवे के नियमों के अनुसार अधिकृत पार्किंग ठेकेदार सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर नुकसान भरपाई ना मिले तो पुलिस में शिकायत दर्ज करूंगा, ऐसी जानकारी संबंधित वाहन मालिक ने दी। 1 जून को मैं गाड़ी पार्किंग पर रख के गया था प्रोटेक्शन के लिए और हावड़ा मेल से बॉम्बे गया था और रिटर्न में 3 तारीख को वापस आया सवेरे 9 बजे। तो मेरी गाड़ी की तोड़फोड़ हुई दिखी मुझे और उसकी जवाबदारी पे मैं देके गया था। उसके लिए हम लोग भाड़ा और प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग उनको पैसा भरते और मैं उनको बहुत रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद में बोलते हमारी जवाबदारी नहीं है वो आप देखो आप देखो, हम उनके भरपाई कुछ नहीं देंगे, आपको जो होता कर लो। तो आपने क्या किया? आपको नुकसान भरपाई मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, वो रिक्वेस्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। बोले हम चोरी हो गई तो हम दे सकते हैं, बाकी तोड़फोड़ हुई तो हम उसकी कोई जवाबदारी नहीं है हमारी। हाँ, मैं उसके लिए रिक्वेस्ट करनी RRC चैनल में आया और उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। जिलाधिकारी कार्यालय में भी कई कर्मचारी लेट लतीफी पर उतर आए हैं। जब हमारी टीम ने सुबह 10:30 बजे जिलाधिकारी कार्यालय का मुआयना किया, तब देखा गया कि कार्यालय का समय होने पर भी कई कर्मचारी नदारद पाए गए, जबकि कई विभाग के दरवाजे भी खुलने के बाकी थे। जिलाधिकारी कार्यालय में समय का अनुशासन बनाए रखने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी कर दी गई है, लेकिन अकुला में यह तकनीक पूरी तरह फेल होती दिख रही है। कभी भी आओ कभी भी जाओ वाली नीति कर्मचारी अपना रहे हैं। यह देख सवाल उठता है कि क्या बायोमेट्रिक सिस्टम सिर्फ नाम के लिए लगाया गया है? कर्मचारियों की इस लेट लतीफी से जिलाधिकारी कार्यालय में सैकड़ों जरूरी फाइलें पेंडिंग हैं। लोगों को उनके जाति प्रमाण पत्र, राजस्व से जुड़े काम, अन्य प्रमाण पत्र और दूसरी सरकारी योजना का फायदा समय पर नहीं मिल पा रहा है। प्रशासकीय अनुशासन की कमी का सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ रहा है। महानगरपालिका, कलेक्टर ऑफिस आणि जिल्हा परिषदला तिथे एकही अधिकारी नाही आहे। जनतेचे कामं रखडतात। काय वाटतं तुम्हाला याबद्दल? त्यांनी त्यांच्या टाईमावर येऊन कामं करून द्यायची त्यांनी, बरोबर आहे. तर वेळेचं जे बंधन आहे ते सर्वांना लागू करायला पाहिजे त्यांनी, किंवा टाईमशीर येणे, टाईमशीर जाणे. म्हणजे रविवार शनिवार पण सुट्टी असते, तो ओव्हरटाईम म्हणजे 6 वाजेपर्यंत त्यांनी करायला पाहिजे, 10 ते 6 असं माझं म्हणणं आहे. चुकीचाच विषय आहे. जो टाईम दिलेला आहे त्या टाईमला कोणीच हजर नाही. मी स्वतः आता सध्या तहसीलमध्ये जाऊन राहिलो, टाईम पाहून राहिलो, तर 10:38 झाले. मला असं वाटून राहिलं स्वतःचा की बा आपण अर्धा घंटा लेट गेलो तर कोणी येईल. खरं तर टाईम द्यायचा झालेला आहे, बरोबर आहे. पण काय आहे की प्रशासनाचीच त्याच्यावर पकड नाही, म्हणूनच हे असे करतात. आणि कुठलंही काम आपण टाकलंय, आता माझ्याकडे जर दाखवलं तुम्हाला तर 15 दिवसा अगोदरची एक अर्ज केला होता, त्याचा काहीच देऊन नाही राहिले. ते मतदार यादी मागितली मी, देऊन नाही राहिले. आज या उद्या या, आणि प्रशासनाचीच पकड नाही आहे याच्यावर, असं मला वाटतं. प्रशासनाची पकडच नाही. आता हे सर्व काही व्यवस्थित वागले असते ना, या टाईमला हजर झाले असते ना, जनतेचे कामं केले, हे करतच नाही. मी स्वतः सध्या 40 किलोमीटर अंतर गाव आहे बोरगाव खुर्द माझं. तहसील माझी हे येते, तहसीलमध्ये मी आलेलो आहो. तर किती वाजता मी टचलं, म्हणजे किती वाजता निघालो असेल, म्हणजे माझं काम झालं पाहिजे. पण ते आताही सध्या तिथे आताही सोबत जर आले माझ्या, तर तिथं बिलकुल नाहीतच. त्या मतदार यादीसाठीच आलेलो आहो मी, पण ते देऊन नाही राहिले. आणि रिझन कामं आहेत मागं, हो देतो तुम्ही उद्या या. दोन वेळेस मदत चक्कर मारला तर सुट्टीवर होते. वास्तविक आता एक वेळेस सांगितलं की कलेक्टर ऑफिसला गेले पण गेलेले नव्हते. पण असं काय खोटं बोलणं आणि उडवाउडवीचे उत्तर देणं, बस एवढंच आहे. जनतेला त्रस्त करणं नाही, खरोखर योग्य नाही. वेळेत जर कामं झाले तर समोरच्याचंही समाधान होते. आणि वेळेत जर आलो, समजा कदाचित कर्मचारी वेळेत जर आलो तर तेही काम, त्यांचंही काम चांगलं होते. मॅडम कसं आहे, सर्वांनी सर्वांची जबाबदारी जर पाळली ना मॅडम, तर मग ह्या गोष्टी येतच नाहीत. नाही, सर्व करायचं कामच पडत नाही. कसं आहे माहिती आहे का, प्रत्येक व्यक्तीनं जर भारतीय म्हणून जबाबदारी पाळली तर काहीच प्रॉब्लेम नाही मॅडम. पण कसं आहे, आजकाल ते जबाबदारी तर घेतच नाही कोणी. नाही, जनता वाऱ्यावर नाही ना, जनता स्वतःच वाऱ्यावर आहे ना. त्याच्या विरुद्ध कुठं आंदोलन झालं का, कुठं उपोषण झालं का, काहीच झालं नाही ना. काही फरक नाही पडत. आज मला त्रास झाला, ठीक आहे, हरकत नाही आहे, उद्या मी तेच रेग्युलर चालू ठेवतो, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. ऑफिसर असो किंवा नसो, काही घेणं नाही आहे लोकांना. त्यांचं काम आहे ते, का त्यांचं काम आज नाही उद्या होईल, त्याबद्दल काही कामाबद्दल काही एवढे सिन्सिअर नाही आहेत ना. नाही, कोण सिरियस आहे कामाबद्दल सांगावं? कोणीच नाही. 8 पंचायतची ड्युटी असो, 9 पंचायतची असो, 10 पंचायत, कोणीच येत नाही ना.
कोणीच येत नाही. ते त्यांच्या सोयीनुसार क्लास 1 ऑफिसर सुद्धा आहे. आता ते खोटं बोलतात किंवा त्यांना कसं असते मॅडम, काही काही वेळेस ऑफिशियल काम पण असतं. आता कसं आहे, क्लास 2 क्लास 1 ऑफिसर लोकांना फील्ड पण असते ना. आता ठीक आहे, मी एखाद्या ऑफिसमध्ये गेलो, तिथं ते जर ऑफिसर नसले, प्रश्न असा आहे की होऊ शकते ते फील्डवर गेले असतील. तिथला जो कर्मचारी असते ते त्यांच्या अंडरमध्ये काम करतो. हा, उद्या येतील किंवा नाही येतील, किंवा उद्या अजून त्यांना कुठं ऑफिसची मीटिंग असेल, काम असेल, होऊ शकते ते उद्याही भेटणार नाही. पण तेवढंच जर का त्यांनी थोडं सिन्सिअरपासून जर काम केलं तर ते काम त्यांचं लगेच होऊन जाईल. अकोला शहर के गोरक्षण रोड पर स्थित सिद्धिविनायक कॉलोनी में एक ओपन स्पेस को कंपाउंड करने का काम अभी शुरू हुआ है, लेकिन उसके पहले ही स्थानीय नागरिकों ने इसका कड़ा विरोध किया है। नागरिकों ने शिकायत की है कि उक्त कंपाउंड वॉल के कारण सड़क पर ट्रैफिक के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचेगी। अकोला शहर के गोरक्षण रोड पर स्थित सिद्धिविनायक कॉलोनी में पिछले कई सालों से एक ओपन स्पेस है। इस ओपन स्पेस में एक छोटा हनुमान जी का मंदिर भी बनाया गया है। इस खुली जगह को सुंदर बनाने के लिए स्थानीय नागरिकों ने जगह जगह पेड़ लगाकर खुली जगह की सुंदरता बढ़ाई है, लेकिन अब इसी ओपन स्पेस पर कंपाउंड वॉल बनाने का काम शुरू किया गया है, जिसे लेकर स्थानीय नागरिकों ने इस काम का विरोध किया है। नागरिकों के अनुसार इस खुली जगह पर बच्चे खेलते हैं और इस ओपन स्पेस के लिए कंपाउंड वॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कंपाउंड वॉल बनाई गई तो आसपास के लोगों के घरों के सामने की सड़कें संकरी हो जाएगी और इससे यातायात की समस्या निर्माण होगी। सिद्धिविनायक कॉलोनी में इस ओपन स्पेस के पास रहने वाले लोगों ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई है कि महापालिका ने जहां पैसा खर्च करना चाहिए था वहां खर्च न करके गलत जगहों पर पैसा खर्च करके स्थानीय लोगों को परेशानी देने वाला काम शुरू कर दिया है। उन्होंने महापालिका आयुक्त से मांग की है कि इस ओपन स्पेस की कंपाउंड वॉल का काम तुरंत रोका जाए। प्रभाग क्रमांक 15 मध्ये सिद्धिविनायक कॉलनीत राहतो। आमच्या इथे ओपन स्पेसचा प्रॉब्लेम सुरू आहे। खऱ्या अर्थानं आमचा ओपन स्पेसची साईज जी आहे ती अगदी लहान आहे आणि आमच्या कॉलनी बाहेरच्या काही लोकांनी या ओपन स्पेससाठी फेन्सिंगची फंड सँक्शन करून आणलेला आहे। खऱ्या अर्थानं या ओपन स्पेसच्या बाजूला राहणाऱ्या लोकांना ही फेन्सिंग त्रासदायक ठरणार आहे। याचं कारण म्हणजे आमचे रोड जे आहेत ते अगदी लहान आहेत आणि या रोडवरनं एक गाडीसुद्धा मोठ्या मुश्किलनं जाते। त्याच्यामुळे येणाऱ्या जाणाऱ्यांना हा त्रास होणार आहे। दुसरी गोष्ट, ओपन स्पेस लहान असल्यामुळं आतमध्ये मुलांसाठी हा प्लेग्राऊंड म्हणून वापरला जातो आहे आणि झाडं बिडं लावायची असेल तर ती सुशोभीकरणात तेवढ्या जातात। या ओपन स्पेसच्या मधात मंदिरसुद्धा आहे, त्यामुळं या ओपन स्पेसमुळं जी जागा आहे ती आकुंठित होईल आणि या ओपन स्पेसमध्ये सिक्युरिटी करण्यासारखं असं काहीच नाही आहे। आमच्या ओपन स्पेसपासून 20 फुटावरती एक अद्ययावत ओपन स्पेस आहे। तिथे ओपन जिम आहे, तिथे वॉकिंग ट्रॅक आहे, तिथे सिटिंग अरेंजमेंट आहे, झाडं आहेत, अगदी मोठी आणि स्पेशियस ओपन स्पेस आहे। ती असल्यानंतर या ओपन स्पेसला फेन्सिंग लावण्याचं काहीच कारण नाही आहे, पण काही लोकांच्या आग्रहामुळे ही ओपन स्पेस ही फेन्सिंग लावल्या जात आहे। तेव्हा आमची आग्रहाची विनंती आहे सिद्धिविनायक कॉलनीतल्या सर्व नागरिकांची, महिलांची, हे फेन्सिंग लागू नये आणि या फेन्सिंगच्या ऐवजी सुशोभीकरणासाठी, झाडं लावण्यासाठी, सभागृहासाठी, पेवर्स लावण्यासाठी हा फंड वापरण्यात यावा आणि हा जर फेन्सिंग आमच्यासाठी लावलं तर आम्हाला अतिशय त्रास होणार आहे। आणि माझं पण घर जे आहे ते अगदी ओपन पेजच्या समोर आणि हा रोड जो आहे 6 फुटाचाच आहे आणि परत आता आमच्या इकडनं असं म्हणजे ही प्लॉटची लाईन जायचीच आहे। उद्या जर इथलं काम सुरू झालं तर या गाड्या वगैरे कशा जातील? आमचं म्हणणं काहीच नाही, तुम्हाला करायचं करा आणि सर जे बोलले त्यांच्या पूर्ण बोलण्याला मी सहमत आहे। ओपन स्पेसचा जो मुद्दा आहे, या ओपन स्पेसच्या लगतच माझं घर आहे। ह्या ज्या समस्या निर्माण होणार आहेत या कुंपणामुळे, त्या अशा की आमच्या बाजूने जे दुसरं कंपाऊंड वॉल आहे किंवा जे ओपन स्पेस आहे तिथे ते कंपाऊंड केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये जे एलिमेंट्स, त्रासदायक एलिमेंट्स ते क्रिएट करतात त्रास, तो त्रास आम्हाला होऊ नये। जसं की दारू पिणारे लोक त्या ठिकाणी येऊन बसतात, ते त्या ठिकाणी येऊन बसल्यानंतर कोणाची तिथे हिंमत होत नाही की त्यांना हाकलून देण्याची, तीच परिस्थिती आमच्या इथे होईल। सोबतच मुलं मुली वेगळ्या अर्थाने येणारे स्त्री पुरुष त्या ठिकाणी जमा झालेले असतात, त्यांनाही त्या ठिकाणाहून कोणीही हकलत नाही। तीच परिस्थिती जर का उद्या आमच्या इथे निर्माण झाली तर त्याला दूर कोण करेल? त्यावेळेला शासन आमच्या मदतीला निश्चितच येणार नाही। म्हणून आमची सर्व सिद्धिविनायक वासियांची अशी विनंती आहे की या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा कुंपण होऊ नये, कारण की त्यापासून निर्माण होणारा जो त्रास आहे तो आम्हालाच होणार आहे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रायोजक
RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। बीमार पति को पीठ पर ले जाने का मामला, आखिरकार जीएमसी के 2 कर्मचारियों पर गिरी गाज। सभी जनप्रतिनिधियों का दबाव बढ़ने के बाद सरोपचार अस्पताल में 2 कर्मचारियों को भेजा सख्ती की छुट्टी पर। अमरावती विधान परिषद चुनाव के पहले कांग्रेस उम्मीदवार आईसीयू में दाखिल। चुनाव में घोड़ा बाजार होने का पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर का आरोप। न्यायालय का स्टे ऑर्डर आने के पहले ही महापालिका ने गिराया छाया हॉस्पिटल का अतिक्रमण। डाबकी रोड चौड़ीकरण के लिए की महापालिका ने कार्रवाई। रात के समय लॉज से गिरकर वर्धा निवासी व्यक्ति की मौत। वाशिम के छत्रपति शिवाजी चौक स्थित अलग लॉज की घटना। दुनिया के कल्याण के लिए भगवान महादेव ने पचाया हलाहल, बोले पंडित सुदर्शन शर्मा। गोकुल धाम में आयोजित भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।